करना भूल जाते हैं, आवाज़ करना ही भूल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दोस्तों मुकेश पंचोली पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही हो। ओके, देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ओके, मतलब राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी को लेकर हम प्रॉपर तरीके से चर्चा अपन करने वाले दोस्तों। ओके, चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज पहला प्रश्न आप लोगों का, यानी ये सोच लीजिए दोस्तों, आज अपन रिवीजन करेंगे। राजपत्र में यानी गजेटेड राजपत्र में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 का प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों, इसके बारे में कि इसका प्रकाशन कब किया गया, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। ओके, तो आपका प्रकाशन देखो मित्रों, सबसे पहले बात तो ये आती है दोस्तों कि इस अधिनियम देखो सबसे पहला था कि अधिसूचना कब जारी हुई। अधिसूचना देखो, अधिसूचना कब जारी हुई दोस्तों? एक तो यह अधिसूचना जारी, एक तो अधिसूचना जारी। ओके, अधिसूचना जारी हुई है आपकी 29 मार्च 2011 को। 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई दोस्तों। ओके, और इसका राजपत्र में प्रकाशन, ओके, राजपत्र में प्रकाशन कि राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ है अगले दिन। ओके, 30 मार्च 2011 में। ओके, आगे और लागू, इसे लागू कब किया गया? लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को इसे लागू किया गया। ओके, 1 अप्रैल 2011 को दोस्तों इसे लागू किया गया। ओके दोस्तों, इसके अध्याय, इस अधिनियम के, इस नियम के अध्याय कितने? 10 अध्याय है। और इस अधिनियम की धाराएं जो है वो टोटल कितनी है आपकी? 11, टोटल आपकी 29 धारा है, ये आपको याद रखना। ओके, तो मेरी बात को सुनना और समझने को सुनना। देखो मित्रों, आपको पता है, आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 की धारा नंबर 38, धारा जो 38 है दोस्तों। ओके, आरटी एक्ट 2009 की धारा 38, धारा 38 ये कहती है कि प्रत्येक राज्य के पास ये पावर है कि वो अपने राज्य में आरटी एक्ट को अपने हिसाब से लागू कर सकती है। और इसी धारा का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की विधानसभा के द्वारा राजस्थान में दोस्तों अलग से आरटी एक्ट के रूल्स जारी करने के लिए 29 मार्च 2011 को दोस्तों विधानसभा के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाती है। और 30 मार्च 2011 को दोस्तों ये आपका वहां पर क्या हो जाता है, इसको लेकर दोस्तों आपका राजपत्र में प्रकाशन हो जाता है। इसके अंदर टोटल मिला के दोस्तों 10 अध्याय और 29 धाराओं से दोस्तों मिलकर ये बना होता है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, चलिए तो प्राथमिक विद्यालय कहाँ तक की शिक्षा वाला विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है दोस्तों, देखिए तो जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का स्कूल होता है दोस्तों, वो प्राथमिक स्कूल कहलाता है, उसे प्राथमिक स्कूल कहते हैं, वो प्राथमिक स्कूल कहलाता है, प्राथमिक विद्यालय वो कहलाता है। ओके, लेकिन कक्षा 1 से 8 और 6 से 8 तक के जो स्कूल होते हैं, ये दोनों ही प्रकार के जो स्कूल होते हैं वो उच्च प्राथमिक स्कूल कहलाते हैं, उसे उच्च प्राथमिक स्कूल, वो उच्च प्राथमिक स्कूल की कैटेगरी में यहां पर आ जाते हैं। ओके, और 10वीं तक के जो स्कूल होते हैं दोस्तों वो माध्यमिक स्कूल कहलाते हैं, उसे माध्यमिक स्कूल कहा जाता है दोस्तों। तो प्राथमिक स्कूल का मतलब 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल को हम प्राथमिक स्कूल कहते हैं दोस्तों। ओके, जहां पर 6 से लेकर 10 वर्ष तक के बालक बालिकाएं पढ़ाई करते हैं। ओके, अगला उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात है। उच्च प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है दोस्तों आपका, देखो 5वीं तक का स्कूल होता है प्राथमिक स्कूल, 10वीं तक का जो स्कूल होता है वो आपका माध्यमिक स्कूल होता है, ये प्राथमिक होता है। लेकिन कक्षा 8 तक के जो स्कूल होते हैं वो उच्च प्राथमिक विद्यालय कहलाते हैं, यानी कक्षा 8वीं तक के स्कूल जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय कहलाते हैं, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के द्वारा स्टडी कराई जाती है। ओके, ये ध्यान रखने के लिए आगे कहने का मतलब सीधा सा है दोस्तों, आप पढ़ते हो, समझते हो, सब जानते हो, आपको पता है दोस्तों, ये होती है आपकी, एक होती है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। ओके, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 2 प्रकार के स्कूल होते हैं, जिसमें एक होता है आपका प्राथमिक स्कूल, एक होता है आपका कौन सा? प्राथमिक स्कूल। प्राथमिक स्कूल 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल प्राथमिक स्कूल कहलाता है, और एक होता है उच्च प्राथमिक स्कूल,
एक होता है दोस्तों आपका उच्च प्राथमिक स्कूल। उच्च प्राथमिक देखो 1 से लेकर 8वीं तक का स्कूल भी उच्च प्राथमिक है, 6 से लेकर 8 तक का स्कूल भी उच्च प्राथमिक है, यानी अप टू 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल होते हैं वो उच्च प्राथमिक स्कूलों की कैटेगरी में आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं, याद रखना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न आता है प्रबंध समिति। दोस्तों प्रबंध समिति द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करना जरूरी है। तो हर महीने में कम से कम एक बैठक का होना जरूरी है। प्रबंध समिति के द्वारा दोस्तों हर माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन, यानी दोस्तों अपना प्रत्येक माह में दोस्तों ओके कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करना क्या होता है, जरूरी माना जाता है। हर महीने में एक बार बैठक का होना जरूरी माना जाता है। ओके बेसिकली दोस्तों आपको बता देखो देखो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उल्लेख अगर मैं आरटी एक्ट 2009 की बात करूं तब तो दोस्तों आपका आरटी एक्ट 2009 की धारा नंबर 21 में इस बात का उल्लेख किया गया है, स्कूल प्रबंधन समिति की बात यहां पर की जाती है। जबकि दोस्तों अगर मैं यहां पर अगर राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान रूल्स की बात करूं तो धारा नंबर 3 और 4 में आपका एसएमसी का उल्लेख किया गया। धारा नंबर 3 एसएमसी की संरचना की बात करती है और धारा नंबर एसएमसी की दोस्तों कार्यकारिणी समिति का उल्लेख वहां पर किया जाता है, ये धारा। तो दोस्तों एसएमसी स्कूल विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन होता है वो होता है दोस्तों प्रति 2 वर्षों में एक बार, प्रति 2 वर्षों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में टोटल मिलाकर 16 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 75% अभिभावक होते हैं और कम से कम 50% महिलाओं का होना जरूरी माना जाता है, ये ध्यान रखना। ओके तो दोस्तों आपको समझने की कोशिश करना कि स्कूल विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपका विद्यार्थियों के अभिभावकों में से एक होता है और इसका उपाध्यक्ष भी अभिभावकों में से एक होता है। लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति का जो सचिव होता है वो शाला मुखिया होता है, यानी जो स्कूल का मुख्य होता है वो इसके अंतर्गत माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि आरटी एक्ट 2009 की जब बात आती है तो अध्याय नंबर 4 आता है। अध्याय नंबर 4 की धारा नंबर 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। लेकिन जब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अध्याय नंबर 2 धारा 3 और 4 में एसएमसी का उल्लेख किया गया। एसएमसी का गठन 216 लोगों के द्वारा मिलकर किया जाता है, जिसमें से 75% यानी 3/4 यानी कि 12 सदस्य अभिभावक होते हैं। ओके इसी के अंतर्गत कम से कम 50% महिला सदस्य होना जरूरी है, यानी दोस्तों 50% महिला सदस्यों का होना जरूरी माना जाता है दोस्तों। ओके अगला कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिए गण पूर्ति उसके कुल सदस्यों का कितना होगी। भाई कार्यकारिणी समिति की बैठक की बात आती है तो कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिए गण पूर्ति की बात आती है तो इसमें कितना, तो कार्यकारिणी देखो आपको देखो प्रबंध समिति के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार बैठक करना आवश्यक होता है और कार्यकारिणी समिति की 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का यानी 33.33% सदस्यों का भाग लेना जरूरी है, तभी दोस्तों गण पूर्ति पूरी। कोरम के अभाव में बैठक को अधूरी मतलब नहीं माना जाता। ओके आगे ठीक है आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार में प्रशिक्षण की कालावधि 3 माह की न्यूनतम अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम 3 माह की अवधि। देखो मित्रों यहाँ पर प्रशिक्षण की बात आ रही, प्रशिक्षण की अवधि की बात आती है तो देखो मित्रों आपको बता दो दोस्तों यहाँ पर ये बात दोस्तों आपकी नियम नंबर 6 के अंतर्गत बताई गई। राजस्थान का जो रूल्स है उस रूल नंबर 6 में विशेष प्रशिक्षण की बात आती है। नियम नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 में इस बात का उल्लेख किया गया। चैप्टर नंबर 3 जो दोस्तों आपका कहता है जिसमें विशेष प्रशिक्षण की बात की जा रही है कि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन के विद्यालय की प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करके बालकों की पहचान करेगी और उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। ओके इस विशेष प्रशिक्षण की जो न्यूनतम अवधि होगी 3 महीने होगी, न्यूनतम 3 महीने होगी, लेकिन अधिकतम कितनी होगी दोस्तों 2 साल। न्यूनतम 3 माह होगी और अधिकतम जो होगी वो 2 साल के लिए होगी। ये जो बात बताई गई दोस्तों ये रूल्स नंबर 6 में बताई गई। रूल नंबर 6 अध्याय नंबर 3 में इस बात का उल्लेख दोस्तों यहां पर किया गया। अध्याय में दोस्तों इस बात का दोस्तों उल्लेख यहां पर किया गया दोस्तों। ओके सुनिए मतलब अब मेरी बात को सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देखो सुनो हम बात करते हैं धारा नंबर, देखो रूल नंबर 1 जो होता है वो ये कहता है कि ये कानून कब से लागू हुआ। रूल नंबर 2 में दोस्तों विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस होती है। रूल नंबर 3 के अंतर्गत दोस्तों आपकी कार्यकारिणी विद्यालय प्रबंधन समिति की बात आती है। रूल नंबर 4 के अंतर्गत दोस्तों कार्यकारिणी समिति के बारे में बताया जाता है। रूल नंबर 5 में विद्यालय विकास योजना की बात आती है। रूल नंबर 6 में विशेष प्रशिक्षण की बात आती है, विशेष ट्रेनिंग की बात आती है जो 3 से लेकर 2 वर्ष तक के लिए होती है। तो 1 से लेकर 6 नियम आपको याद हो गए होंगे।
भाई 1 से लेकर 6 नियम आपको याद हुए या नहीं हो दोस्तों, यस या नो कमेंट कर बताओ। देखिए मित्रों, अपनी कक्षा का उद्देश्य आप सबको बताया, अपनी कक्षा का उद्देश्य कि कक्षा में सारी बातें याद करना। ओके दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान के संदर्भ में जो नियम बने थे वो 29 मार्च 2011 को विधानसभा ने दोस्तों उनको जारी किया था, और उसके बाद 30 मार्च 2011 को राजपत्र में वो प्रकाशित हुए थे और 1 अप्रैल 2011 को लागू कर दिए गए थे। ओके दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना होगा, एक बात और क्लियर कर देता हूं कि इनकी बात, इसमें अध्याय टोटल 10 है और दोस्तों धाराएं आपकी 29 है। ओके, एक बात ध्यान दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे, जानोगे, समझोगे तो मैं आपको एक बात और क्लियर, यहां पर आप समझ पाओगे कि अध्याय रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 में दोस्तों ये कहा गया कि कानून कब से लागू है। रूल नंबर 2 के अंतर्गत दोस्तों बताया गया कि इसके अंदर कौन कौन सी धारा है। रूल नंबर 3 जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करता है। रूल नंबर 4 में विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति का उल्लेख है। रूल नंबर 5 में विद्यालय विकास योजना का प्रारूप तैयार करना होता है। रूल नंबर 6 में विशेष प्रशिक्षण की बात आती है। विशेष प्रशिक्षण को लेकर दोस्तों बात आती है, तो वहां पर हम देखते हैं तो 3 माह से लेकर 2 साल तक का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों। ओके, आगे फिर आता है अगला प्रश्न, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की कितनी किलोमीटर की दूरी में स्थापित होना चाहिए दोस्तों। तो कितने किलोमीटर की दूरी के अंदर दोस्तों स्थापित होना चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, ये जो बात है ये रूल नंबर 7 के अंतर्गत, नियम नंबर 7 में दोस्तों विद्यालय के एरिया की बात की जा रही है कि अगर कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर के दायरे में होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 दोस्तों। देखिए तो आपको बता दूं, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर होना चाहिए। 6 से लेकर 8 तक के स्कूलों के संबंध 2 किलोमीटर की पैदल दूरी में स्थापित होना दोस्तों जरूरी माना जाता है। ये रूल नंबर 7 के अंदर बताया गया। तो 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में दोस्तों, रूल नंबर जो 7 होते हैं दोस्तों, ओके, उसके अंतर्गत दोस्तों आसपास का क्षेत्र और सीमाएं बताई गई, आसपास के क्षेत्र और सीमाओं के बारे में उल्लेख वहां पर किया गया दोस्तों। ओके, तो ये रूल नंबर 7 है दोस्तों कि स्कूल जो है वो कितने मीटर के दायरे में होना चाहिए, स्कूल कितने मीटर के दायरे में स्थापित होना चाहिए, ये बात रूल नंबर आपके 7 में बताइए दोस्तों। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या बना दोस्तों कि कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की कितनी किलोमीटर की पैदल दूरी में स्थापित हो। तो कक्षा 6 से लेकर 8, कक्षा 6 से लेकर 8 का मतलब उच्च प्राथमिक स्कूलों की बात आती है। ओके, आगे तो उच्च प्राथमिक स्कूलों की समझ आता है तो 2 किलोमीटर के दायरे, तो 2 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों वो स्कूल होना चाहिए, वो स्कूल आपका होना चाहिए दोस्तों। ओके, आगे अब देखिए तो आपको नियम याद करने, नियम कैसे याद करोगे, देखो आपने पढ़ा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है कि ये नियम कब से लागू हुआ दोस्तों, एक्चुअल में ये रूल लागू कब हुए। रूल नंबर 2 में दोस्तों इस नियम से संबंध, इस कानून से संबंधित विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस आती है। रूल नंबर 3 में दोस्तों एसएमसी के गठन की बात आती है। रूल नंबर 4 में एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बात आती है। रूल नंबर 5 में दोस्तों विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की बात आती है। रूल नंबर 6 में दोस्तों विशेष प्रशिक्षण की बात आती है। रूल नंबर 7 के अंदर आसपास का एरिया, क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र की बात आती है, आसपास के एरिया को लेकर बात यहाँ पर की जाती है कि स्कूल जो कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, स्कूल कितने किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत दोस्तों उसे माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों एसएमसी की बैठक जो है वो अमावस्या के दिन होती है। अगर अमावस्या को किसी कारण से छुट्टी होती है तो बैठक अगले दिन होती है, अगर अचानक छुट्टी होती है तो अगले दिन होती है, अगर प्री प्लान छुट्टी होती है तो बैठक 1 दिन पहले होती है। ओके, ये बात है। तो बताओ नियम याद हो रहा है आप लोगों को, भाई नियम याद हो रहे या नहीं हो रहे, अच्छे से बताओ यस या नो, नियम याद हो रहे या नहीं हो रहे, यस या नो। ओके, ठीक है, तो आपको इस तरह से नियमों को याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाए कि आपको प्रॉपर तरीके से नियम आपको याद होने चाहिए दोस्तों, नियम आपके माइंड में सेट होने चाहिए दोस्तों। ओके, देखिए मित्रों आपको बता दूं, देखो पढ़ने का तरीका सबसे होता है, एक तरफ आप आरटी एक्ट 2009, एक तरफ आप आरटी एक्ट 2009 को लेकर चलो और एक तरफ आप राजस्थान रूल्स, ओके, राजस्थान आरटी रूल्स 2011 को लेकर चलो, दोनों में कंपेयर करके चलोगे तो दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपकी धारा नंबर जो 1 है वो टाइटल कहती है कि ये कानून कब से लागू हुआ था, और जबकि यहां पर रूल नंबर 1 जो है वो टाइटल की बात करता है। यहां पर धारा नंबर 2 कहती है विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस की बात करती है। यहां पर रूल नंबर 2 में भी दोस्तों विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन की बात आती है। यहां पर धारा नंबर 3 कहती है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए दोस्तों, जबकि यहां पर रूल नंबर जो 3 कहता है दोस्तों
3 नंबर रूल जो कहता है वो एसएमसी की बात करता है, ओके। जबकि यहाँ इस एसएमसी का उल्लेख बेसिकली धारा नंबर 21 में कहा जाता है। 21 के अंतर्गत दोस्तों ये बात आपके सामने आ जाती है, ओके। फिर दोस्तों मैं आपको कह दूं, यहां पर धारा नंबर 4 कहती है कि आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। जबकि यहां पर रूल नंबर 4 में एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बात आती है। दोस्तों कार्यकारिणी समिति की बैठकों की बात यहां पर की जाती है, ओके। यहां पर धारा नंबर 5 कहती है कि बच्चे को टीसी वीसी दी जाएगी, टीसी नहीं रोकी जाएगी, टीसी देने की बात आती है। जबकि यहां पर दोस्तों रूल नंबर जो 5 होता है वो क्या कहता है, विद्यालय विकास योजना की बात करता है, विद्यालय विकास योजना की बात करता है, ओके। और दोस्तों जो रूल नंबर 5 यहां पर बात करता है वो धारा नंबर कहां पर चलती है, 22 चलती है भाई। विद्यालय विकास योजना का जो उल्लेख है वो आरटी एक्ट 2009 की धारा नंबर 22 में दिया गया और दोस्तों राजस्थान के रूल नंबर 5 के अंतर्गत दोस्तों ये बताया गया। दोस्तों क्लियर। अगला फिर यहाँ पर धारा नंबर 6 कहती है दोस्तों विद्यालयों की स्थापना का प्रारूप दिया गया। यहाँ पर रूल नंबर जो 6 है दोस्तों वो विशेष प्रशिक्षण की बात करता है, यहाँ पर धारा नंबर जो 7 होती है वो आपकी कहती है दोस्तों, धारा नंबर 7 में दोस्तों ये कहा गया केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुपात की बात आती है। जबकि रूल नंबर 7 जो है वो स्कूल की स्थापना की बात करता है। इस प्रकार से कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगी दोस्तों के आगे, ठीक है। बताइए दो यहां तक की बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ओके। तो आप पता है राजस्थान का जो रूल नंबर, राजस्थान के आरटी एक्ट के बाद आते हैं तो आरटी एक्ट को लेकर रूल नंबर 6 में दोस्तों विशेष, रूल नंबर 6 दोस्तों किसकी बात करता है, विशेष प्रशिक्षण की बात करता है, ओके। साथ में दोस्तों आसपास के एरिया की बात आती है कि अगर 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और 6 से लेकर 8वीं का कोई स्कूल है दोस्तों वो 2 किलोमीटर के दायरे में स्थापित होना चाहिए दोस्तों, ओके। क्लियर, सबको समझ आएगा आपको, बहुत अच्छा। अगला आता है राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति वे की वर्ष में कितनी बार की जाएगी, ओके। वे की पूर्ति कितनी बार की जाएगी भाई, प्रतिपूर्ति वे की बात आती है दोस्तों कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति वे की बात दोस्तों कितनी बार की जाएगी, ये बात आपके सामने यहां पर आ रहा है। बताओ कितनी बार की जाएगी, 2 बार, 1 बार, 3 बार या 4 बार, बताओ दोस्तों फटाफट बताओ। अब देखो सुनिए दोस्तों, ये जो बात है राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति व्यय की पूर्ति कितनी बार की जाएगी दोस्तों, ओके। दोस्तों ये बात आपकी रूल नंबर 11 से संबंध है। ये बात रूल नंबर किसको बताइए, 11 में। रूल नंबर 211 में इस बात का उल्लेख किया गया प्रतिपूर्ति व्यय की बात। प्रतिपूर्ति व्यय दोस्तों 2 बार विद्यालय में की जाएगी, अप्रैल से अगस्त में 1 बार, ओके। उसके बाद अक्टूबर माह में, ओके। अप्रैल से अगस्त की जो अवधि होगी अक्टूबर में होगी और सितंबर से दोस्तों अगर सितंबर से शैक्षणिक सत्र समाप्ति तक की बात आएगी, ओके। तो एक तो होगी दोस्तों अप्रैल से अगस्त तक, एक तो होगी अप्रैल से अगस्त तक और एक होगी सितंबर से लेकर आपकी मार्च तक। तो 2 बार होगी, 2 बार, ओके। 2 बार दोस्तों वे की पूर्ति की जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 11। तो इसमें आता है अप्रैल से अगस्त तक के खर्चे की पूर्ति अक्टूबर में होगी और सितंबर से मार्च तक की दोस्तों, मार्च के एंड तक दोस्तों प्रतिपूर्ति यहां पर की जाएगी दोस्तों, ओके। आगे के लिए और दोस्तों ये प्रतिपूर्ति ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंतिम प्रतिपूर्ति करने से बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा और करवा सकेगी। आगे कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक के लिए दोस्तों, कार्यकारिणी की जो प्रत्येक बैठक होगी दोस्तों वो किस दिन होगी, कार्यकारिणी की जो बैठक होगी वो किस दिन होती है तो दोस्तों बता दो आपको, कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक ... कितने दिन में होगी, ओके। अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार, सोमवार, बताइए बताइए दो। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न आपके सामने आता है कि दोस्तों मैंने कहा कि कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक ... होगी दोस्तों, ये होगी अमावस्या के दिन। कब होगी, कार्यकारिणी की। ये बात दोस्तों आपकी रूल नंबर 4 में बताइए, रूल नंबर 4 में बताइए। अमावस्या हर महीने की दोस्तों अमावस्या का होगी दोस्तों के मिनिमम 8 बैठक होगी, मैक्सिमम दोस्तों 11 बैठक होगी। जून माह में कोई बैठक नहीं होगी। बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की दोस्तों गणपूर्ति का होना जरूरी होता है दोस्तों, याद रखा।
अगला आता है तो प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि किसी विद्यालय के शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ की तारीख से, बताओ कितने मास के अंदर प्रवेश की बात आती है। ओके, प्रवेश की बात यहाँ पर प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि की बात आ रही है कि प्रवेश के लिए दोस्तों विस्तारित कालावधि जो होगी वो आपकी बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों के आगे के लिए। तो देखो बेसिकली देखो बताओ ये जो नियम है आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 11 बना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपके रूल नंबर 13 से संबंधित, ये रूल नंबर 13 से संबंधित, इसमें रूल नंबर 13 की बात होगी। आगे कौन सा आगे अब सुने तो यहां पर अगर बात करें तो सुनिए तो प्रवेश के लिए दोस्तों विस्तारित अवधि किसी भी विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से दोस्तों 6 माह के अंदर होगी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 13, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 13 दोस्तों। आगे दोस्तों ओके आगे अगला आता दोस्तों अध्यापक द्वारा अनुपालन किए जाने वाला कर्तव्य। अध्यापक के द्वारा अनुपालन किए जाने वाला कर्तव्य कौन सा है, यानी अध्यापक के लिए दोस्तों कौन से नियम की बात है। ओके, अध्यापक के लिए अध्यापक के द्वारा अनुपालन किया जाने वाला कर्तव्य दोस्तों। ओके देखो तो सुने तो अध्यापक शिक्षकों के कर्तव्य है। अब सुनो शिक्षकों के कर्तव्य। ओके, शिक्षकों के कर्तव्यों की बात आती है, शिक्षकों के कर्तव्य। ओके अब सुनो शिक्षकों के कर्तव्यों की जब बात आती है तो जब हम आरटी एक्ट 2009 पढ़ते हैं, आरटी एक्ट 2009 पढ़ते हैं तो उसकी तो धारा नंबर दोस्तों आपकी रहती है, आपकी कौन सी धारा नंबर दोस्तों आपकी रहती है दोस्तों, कौन सी आपकी 24 आपकी धारा नंबर 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ओके, धारा नंबर 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। लेकिन दोस्तों अगर हम राजस्थान आरटी रूल से 2011 की हम बात करते हैं तो उसके लिए रूल नंबर चलता है आपका 20। ओके अब सुनो जो बात यहाँ पर धारा नंबर 24 में बताई गई वही बात दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 20 में बताई गई है। अर्थात कहने का मतलब सीधा सा, कहने का तात्पर्य सीधा सा दोस्तों, यहाँ पर देखो यहाँ पर अध्याय नंबर आपका 4 होता है, यहाँ पर अध्याय नंबर आपका 6 होता है। केवल इतनी सी बात आपको जाननी। ओके सुनिए बाकी सारी बातें सेम है, कोई अलग नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सेम है। ओके आगे तो अपन कह सकते हो यहाँ पर तो आरटी एक्ट 2009 अध्याय नंबर 4 धारा नंबर 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ओके, राजस्थान आरटी रूल्स 2011 जिसमें दोस्तों चैप्टर नंबर 6 और रूल नंबर दोस्तों आपका 20। ये रूल नंबर 20 क्या कहता है इसके बारे में जानो। ओके सुनिए इसमें आता है शिक्षण कार्य करवाना। सबसे पहले होता है शिक्षण कार्य करवाना दोस्तों। एक तो शिक्षण कार्य टीचिंग कार्य कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, अध्यापकों की होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना दोस्तों ये जिम्मेदारी किसकी होती है, अध्यापक की होती है। पाठ्य पुस्तक विकास में भाग लेना ये जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। तो ये सारे के सारे टीचर ओके सिलेबस पूरा कराना, पेरेंट्स से मीटिंग करना, इस तरह की बात आती है। ये सारी बातें आदत ठीक है। तो यहां तक की बात आपके माइंड में सेट हो जाती है दोस्तों। क्लियर। आगे फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपके ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति में। ओके, ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति में दोस्तों, ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति में दोस्तों समिति में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कौन होता है। ओके, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कौन होता है दोस्तों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कौन होता है अकॉर्डिंग टू दोस्तों रूल नियम नंबर दोस्तों अकॉर्डिंग टू नियम नंबर 24। ओके, नियम नंबर 24 जो है दोस्तों, नियम नंबर 24 अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की बात है, अध्यापकों के लिए दोस्तों। ओके देखो रूल नंबर 24 में
शिकायतों के निवारण की बात यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों अगर मैं आपको कह दूँ, समझा दूँ कि ब्लॉक स्तरीय निवारण, ओके, ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति में जो ब्लॉक विकास अधिकारी होता है दोस्तों, वो कौन होता है? इसका अधिकारी होता है। कौन होता है? अधिकारी होता है। वो अधिकारी होता है दोस्तों। कौन होता है? अधिकारी होता है दोस्तों, याद रखना। ओके, अगला प्रश्न आता है तो जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अंतर्गत दोस्तों जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में कौन होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कौन होगा? वो अध्यक्ष होगा दोस्तों। ये बात कौन सी रूल में है दोस्तों? ये बात रूल नंबर आपके 24 में, रूल नंबर 24 में इस बात का उल्लेख यहां पर किया गया। रूल नंबर 24 में इस बात का उल्लेख यहां पर किया गया कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन दोस्तों, अगर बात नियंत्रण विद्यालयों में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय निवारण समिति का गठन किया जाएगा दोस्तों। पर स्थिति बात है, अध्यापकों को अगर कोई भी शिकायत होती है, अध्यापक अपनी शिकायत का निवारण करने के लिए ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर एक दोस्तों शिकायत निवारण समिति का गठन होगा। जो ब्लॉक स्तर पर शिकायत निवारण समिति होगी उसका जो अध्यक्ष होगा ब्लॉक विकास अधिकारी होगा दोस्तों के, लेकिन जो जिला स्तर पे होती है उसका मुख्य कार्यकारी जिला परिषद होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, आगे क्लियर? ओके, देखिए मित्रों, मैं सीधी सी बात है, राजस्थान आरटी एक्ट मतलब रूल्स नंबर 24, तो राजस्थान के नियमों में 24 में कहा गया कि शिकायतों का निवारण करने के लिए ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर पर दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति का गठन होगा। बस ये इतनी सी बात कही, 2 स्तर पे होगी। ओके, इसका मतलब सीधा सा है दोस्तों, रूल नंबर आपके 24 के अनुसार शिकायत निवारण समिति, शिकायत निवारण समिति का गठन 2 स्तर पे होगा। एक होगा आपका ब्लॉक स्तर पर और एक होगा आपका जिला स्तर पर। बस इतनी सी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और जो जिला स्तर पर जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी उसका जो अध्यक्ष होगा वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होगा। सीधी सी बात, इतनी सी बात है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? आगे अब देखो, आगे अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ब्लॉक और जिला स्तरीय समितियां आवश्यकता अनुसार कितने करेगी? देखो बैठकों की बात, ओके, बैठकों की बात यहां पर आ जाती है दोस्तों। तो ब्लॉक और जिला स्तरीय समितियां आवश्यकता अनुसार दोस्तों प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक का आयोजन करेगी। हर 3 महीने में 1 बैठक का आयोजन करेगी, मतलब साल में 4 बैठकों का आयोजन कम से कम किया जाएगा। ओके, तो ब्लॉक और जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति दोस्तों 3 माह में दोस्तों कम से कम 1 बैठक का आयोजन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 24 के अनुसार दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों रूल नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 24 सिंपल सा कहता है कि अगर अध्यापकों के द्वारा कोई भी शिकायत की जाएगी तो अध्यापकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए 2 स्तर पर 2 निवारण समितियां बनाई जाएगी, जिसमें एक ब्लॉक के स्तर पर बनेगी और एक जिला स्तर पर बनेगी। और इन दोनों समितियों के द्वारा हर 3 महीने में कम से कम 1 बैठक का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर दोस्तों यहां तक? आगे ओके, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, बालक और माता पिता अपनी शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंधन समिति को कर सकते हैं। ओके, सीधे कर सकते हो। तो ये बात तो दोस्तों किस में बताई गई? तो ये बात रूल नंबर 25 में बताई गई है। रूल नंबर 25 में दोस्तों ये कहा गया दोस्तों, बालकों माता पिता की शिकायतों का निवारण। ओके दोस्तों, इस अधिनियम में बताया गया है कि कोई भी बालक या अभिभावक अपनी शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को करेंगे। समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा और अधिकतम 3 महीने के भीतर आवेदक को सूचित करेगा। यदि आवेदक विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में क्या करेगा? अपील करेगा। तो क्या करेगा? अपील कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 25। देखो सुनिए, रूल नंबर 25 सीधी सी बात करता है कि अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा खुद या उसके माता पिता विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पास अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष साहब, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम आपकी स्कूल के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो एसएमसी का जो अध्यक्ष होगा उसके सामने शिकायत को रखा जाएगा। अध्यक्ष इस शिकायत को देखेगा, कार्रवाई करेगा और 3 महीने के अंदर दोस्तों उस अध्यक्ष के द्वारा उस शिकायत का निपटारा किया जाएगा। अध्यक्ष अगर निपटारा करता है लेकिन उस निपटारे से मान लो अगर वो अभिभावक खुश नहीं होता तो वो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास जाएगा और वहां से भी कुछ नहीं होता तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास जाएगा। ओके, ये बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर आपकी आ जाएगी 25 में।
ओके, अब सुनो दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो सुनिए, देखो बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं अध्याय नंबर 8, यह है दोस्तों अध्याय नंबर आपका 8, कौन सा है? अध्याय नंबर 8 है, राजस्थान के नियमों का अध्याय नंबर 8 है, और अध्याय नंबर 8 में है शिकायत निवारण। अध्याय नंबर 8 का नाम है शिकायत निवारण। अध्याय नंबर 8 का नाम है शिकायत निवारण, जिसमें दोस्तों आपकी धारा नहीं, रूल नंबर 24 और रूल नंबर 25 है, दो ही नियम है इसमें, दो ही 25 में दोस्तों, अब आगे दो, अब देखो दोस्तों, इसमें रूल नंबर 24 तो कहता है कि अध्यापकों की शिकायतों का निवारण आपका करने के लिए 2 स्तर पर निवारण समिति का, शिकायत निवारण समिति का गठन होगा, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ओके, फिर आता दोस्तों 25 में, रूल नंबर 25 कहता है कि बालक या माता पिता अगर कोई शिकायत करेंगे तो एसएमसी के अध्यक्ष के सामने करेंगे। एसएमसी का अध्यक्ष उस शिकायत का निपटारा 3 महीने में करेगा। अगर वो 3 महीने में नहीं कर पाता तो और बालक खुश नहीं होता या अभिभावक खुश नहीं होते तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष वो अपील करेंगे 30 दिन के अंदर। अगर वो वहां से भी खुश नहीं होते तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास अपील की जाएगी। बताइए मित्रों, चैप्टर नंबर 8 अध्याय नंबर 8 और दोस्तों अध्याय नंबर 8 शिकायत निवारण से संबंधित, जिसमें आपका रूल नंबर 24 है वो तो अध्यापकों की शिकायतों के निवारण की बात करता है, और रूल नंबर जो 25 है वो बालकों की शिकायतों के निवारण की बात करता है। क्योंकि शिकायत बच्चे को भी हो सकती है तो शिकायत दोस्तों बड़ो अध्यापकों को भी हो सकती है, दोनों को शिकायत हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे अगला आता है तो बालकों के अधिकारों का संरक्षण कौन से नियम, बालकों के अधिकारों का संरक्षण कौन से नियम के अंतर्गत बताएगा? देखो मित्रों, आपको तो बालकों के अधिकारों के, अच्छा सुनिए तो यहां पर अगर मैं कह दूं अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 9 आपका अध्याय नंबर 9 जो है बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, जिसमें रूल नंबर 26 से लेकर 28 तक की बात है, जहां पर रूल नंबर दोस्तों आपके 26 से लेकर 28 तक नियम है। बेसिकली रूल नंबर 26 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है। अब सुनिए तो देखो तो बालकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर आपको 2 चीजें सीखनी है। एक तो ये सीखना है दोस्तों, अगर आप आरटी एक्ट 2009 पढ़ रहे होते तब तो दोस्तों आपका अध्याय नंबर 6 लागू होता है, पर अध्याय नंबर 6 आता और वहां पर धारा नंबर जो है 31 से लेकर 34 तक काम आती है, धारा नंबर 31 से लेकर 34 तक काम आती है। लेकिन अगर आप यहां पर राजस्थान आरटी रूल्स 2011 अगर पढ़ रहे हो तो यहां पर आपको अध्याय नंबर 9 पढ़ना होता, अध्याय नंबर 9 पढ़ना होता, और यहां पर धारा नंबर 26 से लेकर 28 तक के प्रोविजन आपको देखने होते। तो ये दोनों के अंतर्गत दोस्तों बड़ा ही पॉइंट है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना ज्यादा दोनों कानूनों को रिवाइज करके पढ़ोगे, कि अगर यही बात, अगर बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो आरटी एक्ट 2009 का अध्याय नंबर 6 धारा नंबर 31 से लेकर 34 तक वहां पर प्रोविजन डाले गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं राजस्थान आरटी रूल्स 2011 की बात करूं, अध्याय नंबर 9 धारा 26 से लेकर 28 तक बालकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर यहां पर बात आ रही है, यानी बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात आ जाती है। तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन किया गया है वो बालकों के अधिकारों के गठन ओके। तो यहां पर रूल नंबर जो 26 है, रूल नंबर 26 कहता है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निवारण करना, यानी जो भी कार्य है उसका निवर्तन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे क्लियर? तो यहां पर समझ में आया या नहीं आया दोस्तों? ओके, आगे नहीं दोस्तों, यहां पर रूल नंबर दोस्तों आगे बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात है। देखो तुम गलत हो तुम, रूल नंबर, अरे भाई रूल नंबर 25 तो है दोस्तों बालकों और अभिभावकों के द्वारा की गई शिकायतों का निवारण दोस्तों। तुम दोस्तों यहां पर दोस्तों अगर बात करो रूल, ठीक है मतलब, तो आप दोस्तों समझ नहीं पा रहे भाई, धारा नंबर 25 में तो बालक और अभिभावक के द्वारा शिकायत करने की बात आ रही है। ओके, बालक और अभिभावकों की शिकायतों की निवारण की बात आ रही है। ओके, धारा नंबर 24 में अध्यापकों के शिकायतों की निवारण की बात आ रही है, और धारा नंबर 27 रूल नंबर 27 में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की बात आ रही है। ओके, आगे ओके, तो नियम को ढंग से समझो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, तब जाके आप रूल्स पढ़ पाओगे। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई? अगर आपसे पूछे कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख कहां किया गया, तो आरटी एक्ट 2009 के अध्याय नंबर 6 धारा नंबर 31 से लेकर 31-34 तक बात आती है। और दोस्तों अगर दोस्तों सब पता कैसे चलेगा कि 2009 में पूछा गया 2011 में? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद दोस्तों। तुम रीट कैसे पास करोगे? अरे भाई क्यों नहीं पूछेगा तुमसे? पूछेगा, जरूर पूछेगा, 101 पूछेगा दोस्तों। क्यों नहीं पूछेगा भाई तुमसे?
वो बाकायदा लिखेगा कि अगर वो आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा है या ये बात दोनों पूछेगा। अब नहीं पूछेगा तो दोस्तों दोनों धाराएं साथ साथ नहीं देगा, दोनों धाराएं साथ साथ नहीं देगा। ओके, अगला, राज्य सलाहकार परिषद में अध्यक्ष और सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार परिषद में तो कितने अध्यक्ष होंगे और कितने सदस्य होंगे दोस्तों बताइए, कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य। तो राज्य सलाहकार परिषद होगा। देखो मित्रों, अपन बात करें यहाँ पर रूल्स नंबर आपका 28, रूल नंबर 28 में राज्य सलाहकार परिषद की बात आ रही है। और राज्य सलाहकार परिषद में दोस्तों एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य होंगे। और इस राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ओके, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी दोस्तों के। राज्य सलाहकार परिषद का जो गठन है दोस्तों वो आपका दोस्तों किसके, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश आप लोग यहाँ पर करना दोस्तों। ओके, तो राज्य सलाहकार परिषद की बात दोस्तों यहां पर आ जाएगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों आगे? ओके, देखो क्लियर। अब सुनो, यहां पर भी कंफ्यूज हो, देखो यहां पर देखो सुनिए। अब मांगो राज्य सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, सुनिए राज्य सलाहकार परिषद। ओके, राज्य सलाहकार परिषद के बारे में जान लो दोस्तों। ओके, जब आप आरटी एक्ट 2009 की बात करोगे तब तो दोस्तों धारा नंबर 34 में इस बात का उल्लेख है। राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा नंबर 34 के अकॉर्डिंग है। ओके, और जब आप दोस्तों राजस्थान आरटी रूल्स 2011 की बात करोगे तब दोस्तों आपका रूल नंबर 28 आएगा। रूल नंबर आपका 28 आएगा, रूल नंबर 28 आ जाएगा। तो दोनों समझ गया। तो बेसिकली राज्य सलाहकार परिषद की बात आती है तो आरटी एक्ट 2009 की धारा नंबर 34 में इस बात का उल्लेख है और राजस्थान के संदर्भ में धारा नंबर आपकी 28 में इस बात का उल्लेख है। ओके, वहां आरटी एक्ट 2009 में अध्याय नंबर 6 है और यहां पर अध्याय नंबर 9 है। ओके, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं। अगला, विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री व राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष। ओके, राज्य सलाहकार परिषद का होगा, बताओ यहां पर विद्यालय, अगर बात बताओ यहां पर विद्यालय शिक्षा विभाग। ओके, विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री व राज्य सलाहकार परिषद का क्या होगा दोस्तों बताओ। ओके, बताओ दो प्रश्न क्या बना दो। यहां प्रश्न बना दोस्तों कि विद्यालय शिक्षा विभाग का जो प्रभारी मंत्री होगा वो राज्य सलाहकार परिषद का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। ओके, राज्य सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू धारा नंबर 28 के, रूल नंबर 28 के अनुसार। राज्य सलाहकार परिषद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बताओ। तो दोस्तों आप बताओ, कम से कम 3 सदस्य होंगे अकॉर्डिंग टू, ये किसकी बात चली है, रूल नंबर 28 के। रूल नंबर 28 में, रूल नंबर 28 की बात आएगी दोस्तों। देखो राज्य सलाहकार परिषद जो है, जो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 28 आती है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होगी, 3 होगी। कम से कम 3 व्यक्ति होंगे दोस्तों, कम से कम कितने, 3 व्यक्ति दोस्तों यहां पर माने जाएंगे दोस्तों। ओके, अगला, राज्य सलाहकार परिषद में ऐसे व्यक्ति जिसके पास विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो, ऐसे सब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। ओके, तो दोस्तों कम से कम 1 सदस्य, कम से कम 1 सदस्य अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 28, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 28 में, जिसमें राज्य सलाहकार परिषद के गठन की बात है। राज्य सलाहकार परिषद की गठन की बात आ रही है दोस्तों। इसमें कहा गया कि राज्य सलाहकार परिषद में दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनके पास विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो, तो उनकी संख्या कम से कम कितनी होगी, 1 होगी। कम से कम 1 होगी, कम से कम 1, ध्यान, कम से कम 1 होगी। अगला, राज्य सलाहकार परिषद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों विशेषता प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी, आपकी 1 होगी। ओके, 1 होगी। ओके, ये 1 होगी। क्लियर? आगे फिर अगला प्रश्न आता है, राज्य सलाहकार परिषद में महिलाओं की संख्या कितनी होगी। राज्य सलाहकार परिषद में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, मतलब महिला सदस्य कितनी होगी दोस्तों, अब बताओ। तो आप 1/3 1/3 महिला होगी, यानी 33.33% महिला सदस्य होगी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 28। ओके, क्योंकि रूल नंबर 28 में राज्य सलाहकार परिषद के गठन की बात की जा रही है, तो महिला कितनी होगी, 33.33%, 1/3 महिला सदस्य होगा। अगला, राज्य सलाहकार परिषद में 2 बैठकों के मध्य
अधिकतम अंतर कितना होगा बताओ। परिषद में 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 3 माह का अंतराल होगा। 3 में हर 3 महीने में 1 बैठक का आयोजन होगा। तो राज्य सलाहकार परिषद में 2 बैठकों के बीच में अधिकतम कितने 3 माह का अंतराल होगा। 3 माह का अंतराल देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला शंकाओं का निवारण और शंकाओं का निवारण निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के किस नियम की बात आती है भाई। किसी भी प्रकार की शंकाओं का निवारण करने के लिए दोस्तों रूल नंबर आता है 29 और अध्याय नंबर आता है 10। अध्याय नंबर 10 और रूल नंबर 29 में शंकाओं के निवारण की बात आ रही है। शंकाओं के निवारण की बात यहां पर आ जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख, जो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो उल्लेख है दोस्तों, बेसिकली दोस्तों किस में बताएगा तो आप जानते हो विद्यालय प्रबंधन समिति अध्याय नंबर 2 से संबंधित, अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। और अध्याय नंबर 2 में रूल नंबर 3 से लेकर 5 तक का उल्लेख किया गया। तो 3 में तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति की बात आ रही है, यहाँ पर 4 में 3 में विद्यालय प्रबंधन समिति की बात आ रही है, 4 में दोस्तों विद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की बात आ रही है, 5 में विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की बात आ रही है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 और रूल नंबर 3 से लेकर 5 आ जाएगी दोस्तों। ओके, फिर आता है दोस्तों राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के भाग का अध्यापक का वर्णन। अध्यापक का वर्णन कौन सी धारा बताएगा, कौन अध्यापकों के बारे में। तो अध्यापकों का जो उल्लेख किया गया वो धारा रूल नंबर 16 से लेकर 21 में किया गया। ओके, आगे तो रूल नंबर 16 से लेकर 21 के अंतर्गत अध्यापकों की बात की जा रही है। और अध्याय नंबर 6 में इस बात का उल्लेख है। अध्याय नंबर 6 रूल नंबर 21 से लेकर 24 रूल नंबर 16 से लेकर 21 तक अध्यापकों की बात की जाए, अध्यापकों को लेकर वहां पर बातचीत की जा रही है। ओके, अगला आता है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में कुल कितने भाग है। तो आप जानते हो दोस्तों इसके अंदर टोटल मिलाकर 10 तो चैप्टर है और 29 रूल्स है। ओके, 10 चैप्टर है और 29 यहाँ पर रूल्स है। ओके, जिसमें आपका अध्याय नंबर 6 दोस्तों जो अध्यापकों की बात करता है उसमें रूल नंबर 16 से लेकर 21 तक की बात आ रही है। रूल नंबर 16 से लेकर 21 तक का बात दोस्तों वहां पर की जा रही है दोस्तों के आगे के लिए। फिर अपन देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आता है अध्यापक द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने वाला कर्तव्य। अध्यापक द्वारा अनुपालन नहीं किया जाने वाला कार्य कौन सा है कि एक्चुअल में कहने अध्यापक द्वारा अनुपालन नहीं किया जाने वाला कार्य है दोस्तों शिक्षण कार्य करवाना, बिल्कुल कार्य करेगा। प्रशिक्षण कार्य में भाग लेना, पाठ्य पुस्तक विकास में भाग लेना, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना। तो बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना दोस्तों ये अध्यापक की अनुपालना नहीं होती अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 के अनुसार दोस्तों अध्यापक कौन सा कार्य नहीं करेगा, ये सारे कार्य करेगा लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म की बात नहीं करेगा। देखो यहां पर रूल नंबर 20 है जबकि आरटी एक्ट 2009 की बात करें वहां पर रूल नंबर आपका 24 है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सारे नियम आपको क्या करना है, याद करने होते हैं दोस्तों। ओके, ये था दोस्तों आपका रूल। बताइए दोस्तों कैसा लगा सेशन, मजा आ रहा नहीं आ रहा। शैक्षिक परिदृश्य को लेकर दोस्तों आपकी क्लास चलती है। शैक्षिक परिदृश्य का मतलब है दोस्तों शाम के रात का दो, ये दिमाग से देखो मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, बार बार आपके अंदर थकान होनी नहीं चाहिए दोस्तों। थकान तो हम लोगों को होनी चाहिए। अपने दिलो दिमाग में इस टाइम टेबल को बिठा लो। देखो कैसे, सुबह 8:15 बजते ही दोस्तों आ जाए कर किसके लिए, ICT सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। ओके, फिर दोस्तों सुबह 9:15 बजे आ जाए करो किसके लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में चुपचाप बैठकर बैठ जाए करो। फिर दोस्तों शाम के 4 बजे बैठ जाए करो दोस्तों साइंस की क्लास में, आपकी शानदार साइंस की भी क्लास आपकी चलती रहेगी। ओके, फिर दोस्तों शाम के 5 बजते ही आ जाएगा और वापस दोस्तों सामाजिक अध्ययन के लिए, सामाजिक अध्ययन की क्लास में आ जाएगा। ओके, फिर दोस्तों 6 बजे आ जाएगा राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास में। ओके, राजस्थान की हिस्ट्री क्लास दोस्तों 3 दिन तक छुट्टी रहेगी तो टेंशन मिल रहा, 12 मैसेज मत करना। 7:15 बजते दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति, 8:30 बजते टीचिंग मेथड, 9 बजते आपकी मैथमेटिक्स और 10 बजते शैक्षिक परिदृश्य। ये टाइम टेबल अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। ओके, आगे बताओ यहां तक समझ आया सभी को दोस्तों। ओके, क्लियर, सभी को समझ आ गया अच्छे से। बस इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो दोस्तों। आगे ओके, क्लियर। तो यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो तो अच्छे से। तो मेरे प्यार से तो टेंशन सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों आपको रखना चाहिए दोस्तों, यानी 8:15 से लेकर दोस्तों रात के 11 बजे तक का सेशन रहता है पूरे दिन दोस्तों रीड को लेकर। क्योंकि रीड को लेकर दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों सबके हाथों में हमारी सारी जो बुक्स है वो आप सबके हाथों में। ओके, अभी के लिए दोस्तों विदा लूंगा दोस्तों। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट मित्रों, बाय बाय। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट।